वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आपको बता दूं कि आज के वीडियो के माध्यम से शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में जो मिड टर्म की परीक्षा होती है उसके लिए खास करके यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अनेक सब्जेक्ट के सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इन सभी के ऑलरेडी आपको मिड टर्म की परीक्षा की तैयारी के लिए एक वीडियो मिल चुकी है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है आप लोगों के लिए कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, जो हमारा 2022 का मॉडल पेपर पड़ा हुआ यूट्यूब पर उसको आप देख लीजिएगा। और उसमें भी हमने जो है पढ़ा रखा है, तो वैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 1 भी हमने पढ़ा दिया, आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें विस्तार से हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया गया है। ओके, तो शिक्षा शास्त्र की वीडियो आज के माध्यम से आप देखेंगे। शिक्षा शास्त्र का यह सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। और इन टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे तरह से तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पर आपके कोई भी प्रश्न अलग से नहीं आएंगे मिड टर्म की परीक्षा में। और इस वीडियो को देखने के बाद में सेमेस्टर की जब परीक्षाएं होंगी तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो सकेंगे, अच्छे तरीके से आपको जानकारी उपलब्ध हो सकेगी इस वीडियो को देखने के अंत में। आपको बता दूं कि सबसे पहला टॉपिक आपका होता है शिक्षा शास्त्र में आप पढ़ते क्या हो। प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा। प्रथम सेमेस्टर में यानी कि शिक्षा शास्त्र सेमेस्टर 1 में बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आपको शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। चूंकि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि भारत में ज्ञान की परंपरा की अगर बात करें तो चूंकि पहले शुरुआत से ही भारत विश्व गुरु कहलाता, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रकाश डालिए। प्राचीन काल में जीवन पथ एवं गुरु एवं शिष्य के जो संप्रत्यय थे या संबंध थे उसके बारे में बताएं। ऐसे कुछ प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। यानी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। सबसे पहली बात, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा कैसी है भाई, अद्वितीय है। हमारे जैसी ज्ञान परंपरा किसी भी देश की नहीं रही है। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा इसमें ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, लौकिक चीज़ें, पारलौकिक चीज़ें, कर्म, धर्म, भोग और त्याग, इन सभी का समन्वय पाया जाता है अपने यहाँ पर। आप ऋग्वेद में देखिएगा, समय से ऋग्वेद के समय में शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक तथा बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित हुआ करती थी। इससे हमको विनम्रता की सीख मिलती थी, सतता के बारे में जानकारी, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, ये सब चीज़ें हमको पता चलती थी। इसके अलावा वेदों में आप देखेंगे विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता पर स्वीकार किया कि मनुष्य की सबसे जो श्रेष्ठ एक प्रकार से होने का जो आधार है वो विद्या ही है। चूँकि विद्या के द्वारा ही मनुष्य अच्छा और बुरा माना जाता है। अगर विद्या अच्छे तरीके से आती है तो वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। इस प्रकार से चीज़ें थी। ऋग्वेद में आप देखिएगा कि बताया गया कि छात्रों को मानव, प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य संतुलन को बनाए रखना चाहिए, ऐसा सिखाया जाता है वेदों में। शिक्षण और सीखने के लिए वेद और उपनिषद के सिद्धांतों का अनुपालन आवश्यक था, ऐसा बताया जाता था, जिसमें व्यक्ति स्वयं, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता था। इस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाती थी ताकि वह नैतिक मूल्य भी जान सकता था कि समाज में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। इन सभी का ज्ञान जो है वेदों के द्वारा ही मिल जाता था, शिक्षा के द्वारा ही हमको पता चल जाता था। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा प्राचीन काल की जो शिक्षा प्रणाली रही उसमें ज्ञान, परंपराएं, प्रथाएं, ये सभी मानवता को प्रोत्साहित करती थी। पुराण में आप देखिएगा ज्ञान को अप्रतिम माना गया है। ब्रह्मांड पुराण में आप देखिएगा जो है पहले स्कंद के चौथा जो एक प्रकार से जो अध्याय है उसके 15वें श्लोक में आप ब्रह्मांड पुराण में देखिएगा, उसमें कहा गया कि भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, इन सभी एक प्रकार से और विश्व के प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध केंद्र के बारे में बताया गया है। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी एक प्रसिद्धि मिली चुकी, जिसमें आप देखिएगा मैत्रेय, ऋतंभरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, ये सभी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि एक वैदिक काल की ही पढ़ी लिखी स्त्रियां थी। यानी कि स्त्रियों की स्थिति उस समय अच्छी थी, यानी सुधार था, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसमें आप देखिएगा वैसे और जो है बहुत सारे विद्वानों में महिलाओं के अलावा जैसे बोधायन हो गए, कात्यायन हो गए, आर्यभट्ट हो गए, चरक, कणाद, बाराहमिहिर, नागार्जुन, अगस्त्य, भर्तृहरि, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, चाणक्य मुनि, ये सब ऐसे विद्वान रहे जो कि कहीं ना कहीं पे भारत की भूमि पर जन्म लेकर के और अपनी मेधा से विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्धि को बढ़ाया और अतुलनीय अतुलनीय योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद बाद के आधुनिक में आते हैं, आधुनिकता में खास करके। तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं पे
भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप देखिए गुरुकुल शिक्षा में, खास करके गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख स्तंभों में शिक्षार्थी जो होते थे वो 18 विद्याओं को पढ़ा करते थे। 18 विद्या में क्या क्या चीज़ें थी भाई? गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता था पहले? गुरुकुल में ऐसे 6 वेदांगों को पढ़ाया जाता था। तो 6 वेदांग हो गया, 4 शास्त्र, कितने हो गए? 10। ठीक है। वेदांग जो होते थे, वेद के अंग ही हुआ करते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो 6 वेदांग हो गए आपके, 6 वेदांगों की रचना और 4 वेद। ठीक है। तो 4 6 4 10 और 4 उपवेद हुआ करते थे। उपवेदों में जैसे कि आयुर्वेद हो गया, धनुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया और शिल्प वेद हो गया। ये 4 उपवेद हैं। ठीक, 6 वेदांग, तो 6 और 4 वेद, 6 4 10 और 4 उपवेद, कितने हो गए भाई? तो आपके 14 हो गए। अब 18, 4 और बच रहा, तो उसमें आपका मीमांसा हो गया जो है, और न्याय हो गया, और पुराण हो गया, धर्मशास्त्र हो गए। 4 आपके हो गए। यानी ये सब कितने हो गए? मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 4 और 4 उपवेद, 4 4 8 और 4 वेद, 4 तिया 12 और 6 वेदांग, 12 और 6 18। इन 18 विद्याओं को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। आप देखेंगे अर्जुन जो है गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आप देखिएगा अनुष्ठान पूर्वक अभ्यास करके इन चीज़ों का एक प्रकार से ग्रहण किया था, और अर्जुन ने हर एक चीज़ को सीखा था। तो कुल मिलाकर के ऐसे तमाम सारे शिष्य भी हुए हैं। हमारे यहाँ पर एकलव्य जैसे भी शिष्य हुए हैं। आपको पता होगा कि केवल गुरु जी की मूर्ति ही लगा करके अभ्यास करते रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भारतीय और मतलब प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा और विचार की बात की तो समृद्ध परंपरा रही है। और इसी के दृष्टि में रखते हुए जो भारतीय शिक्षा नीति बनाई गई 2020 की, वो तैयार की गई है ताकि ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य की खोज की जा सके। भारतीय जो विचार, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन जो सदा सर्वोच्च माने जाते थे, वो जो दब गए हैं, उनको उभारने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी इसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत योगदान होगा। और इस प्रकार से जो हमारे जो पुराना जो हमारा नियम था उसको थोड़ा सा करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आगे चल करके हमारी जो एक प्रकार से जो गौरवपूर्ण हमारा इतिहास रहा, हमारा जो अतीत रहा है, उससे हम कुछ सीखें और आगे अच्छे कर सकें। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य ये रखा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञान केंद्रित भारतीय मूल्यों से विकसित गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा, और भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बना करके एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगी ये शिक्षा नीति। इस नीति के अंतर्गत परिकल्पित यह है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या जो होगी, शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्यों को देश के साथ जुड़ाव करते हुए और बदलते विश्व के नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता को भी समझेगी और उसको उत्पन्न करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपराओं का संपोषित विकास करेगी। इस प्रकार से ये चीज़ रखी गई। और तो ये और विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर होगी भारत को। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ये है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको पता होगा कि विद्या ददाति विनयम सा विद्या या विमुक्तये ये साम न विद्या न तपो, ठीक है, न ज्ञानम। इस प्रकार से गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या संपाई, ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्र। यानी कि ज्ञान जो होता है मनुष्य का तृतीय नेत्र है। विद्या विहीना पशु भी समाना, यानी विद्या अगर नहीं तो आप पशु के समान हैं। विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। सा विद्या या विमुक्तये, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्या मुक्ति का मार्ग होती है। तो ये सब एक प्रकार से आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। कुल मिलाकर के विद्या शब्द की उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत की विद धातु से हुई है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। और वेद का मतलब होता है ज्ञान से। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है आपका शिक्षा से तात्पर्य, यानी शिक्षा का अर्थ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा की परिभाषा जाननी पड़ेगी। शिक्षा तो सभी को पता होगा शिक्षा के बारे में। प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ होता था विद्या से लिया जाता था। ऋग्वेद और तमाम सारे वेदों में, प्राचीनतम ग्रंथों में शिक्षा के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग मिलता है। विद्या शब्द का ही प्रचलन था और इसका ज्ञान और अनुभव के रूप में हम विद्या को लेते थे। विद्या शब्द के बारे में हमने तमाम सारी चीज़ें बताई कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती, विद्या ददात विनय सा विद्याय विमुक्ते, विद्या से मुक्ति, विद्या मुक्ति का मार्ग होता है, ठीक है। इस प्रकार से गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सपाई, यानी पहले विद्या ही थी। यानी ये शिक्षा तो आज हो गई है ना, नहीं पहले शिक्षा को ही विद्या कहा जाता था। जो है ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्र, विद्या विहीना पशु भी समान है, ये सब ठीक। विद्या जो शब्द है किससे बना है? विद धातु से बना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कुल मिलाकर के शिक्षा, अच्छा ये शिक्षा का प्राचीन अर्थ था। शिक्षा का जो एक प्रकार से एक दूसरा अर्थ है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा शब्द के अगर अर्थ को हम देखेंगे तो विद्या
और शिक्षा ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। विद्या मैंने बताया कि वेदों में जो है शिक्षा को विद्या कहा जाता था, बाद में धीरे धीरे इसका रूप कर्मण होकर के शिक्षा में आया। तो शिक्षा का आप शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें तो शिक्षा जो शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा मतलब क्या होता है, शिक्ष धातु से बना संस्कृत के, जिसका मतलब होता है शिक्षित होना। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। विद्या विद धातु से बना है, तो कुल मिलाकर के बात एक ही है, लेकिन शिक्षा और विद्या में अंतर भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक होता है व्युत्पत्ति मूलक जो है शब्द, जैसे कि अगर बात की शिक्षा जो शब्द है ये अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है। अब एजुकेशन जो है वो जो बना है वो एजुकेटम से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम, तो एजुकेटम शब्द से बना है एजुकेशन, और एजुकेशन से बना है अपना शिक्षा। ठीक है, और जो एजुकेटम शब्द है इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ई और डू को इसका संधि विच्छेद होता है। तो ई माने होता है अंदर से, और डू को मतलब होता है बाहर निकालना या अग्रगति, यानी कि जो आपके अंदर चीज़ें हैं जब उसको आप बाहर निकालते हो तो वही शिक्षा है। आपके अंदर जो ज्ञान है उसको जब आप बाहर निकालते हो तो वो शिक्षा की प्रक्रिया है, तो वो शिक्षा है। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी अंदर से बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक, यानी चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यानी हर बच्चा मनुष्य का पिता होता है, हर बच्चा मनुष्य का पिता होता है। ये बात चूँकि आपको पता होगा, चूँकि बालक के अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा होती है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें, यानी कि जो आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर चीज़ें हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण कर लें आपने, जो आपका आत्म का या मन का या फिर जो आपके अंदर ज्ञान है उसको आप प्रत्यक्षीकरण अच्छे तरीके से कर लें, उसको आप बयां कर लें अच्छे तरीके से, उसको आप दूसरों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उसको हम बता सकें। जैसे हम जो ज्ञान जान रहे हैं उस ज्ञान से हम दूसरों को भी लाभ पहुँचा दें या दूसरों को बता दें उस ज्ञान के बारे में, तो वो शिक्षा हो गई। ठीक है, एडम स्मिथ जो हैं वो एडम्स और डीबी महोदय, इन लोगों ने क्या कहा, शिक्षा के जो है दुमुखी, एडम्स महोदय ने द्विमुखी एक प्रकार से रूप बताया, एक तो शिक्षक और एक शिक्षार्थी, जबकि डीबी महोदय उसको त्रिमुखी बताते हैं, शिक्षा के त्रिमुखी पैटर्न पर, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो है ये हो गए एजुकेशन का अर्थ। एजुकेशन एक प्रकार से बात की जाए इसका संकुचित अर्थ भी है, इसका व्यापक अर्थ भी। एक तो शिक्षा का अर्थ होता है कि स्कूल में जो शिक्षा गुरु देता है वो सीखता है। एक होता है व्यापक जिसमें आप कहीं पर सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई, कहीं से आप किस प्रकार की चीज़ें सीख सकते हैं, यानी जीवन प्रत्न जब आपकी शिक्षा चलती तो व्यापक होता है। ठीक है, संकुचित अर्थ में जैसे कि मान लेते हैं व्यापक अर्थ होता है शिक्षक का यानी शिक्षक, संकुचित अर्थ है अध्यापक, यानी अध्यापक यानी एक टीचर है, शिक्षक यानी सभी को शिक्षा दे रहा है किसी मामले पर। अब जैसे शिक्षार्थी हो गया, और शिक्षार्थी संकुचित अर्थ में भी, संपूर्ण ब्रह्मांड यानी व्यापक अर्थ में देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड से कहीं से आप सीख सकते हैं, और संकुचित अर्थ में देखें शिक्षा को तो केवल विद्यालय में मिल सकती है। और ख़ास करके अगर बात की जाए इसके समय की तो संपूर्ण जीवन व्यापक अर्थ में शिक्षा आप सीखते हैं, संकुचित अर्थ में आप केवल विद्यालयी जीवन में सीखते हैं। विकास की बात की तो शिक्षा के द्वारा अगर व्यापक अर्थ देखा जाए तो संपूर्ण सर्वांगीण विकास होता है, संकुचित अर्थ में एकांगिक विकास होता है। शिक्षा शुरुआत की बात की है तो जो व्यापक अर्थ होता है शिक्षा का उसके अंतर्गत देखेंगे तो घर से ही शिक्षा का शुरुआत हो जाता है, जबकि वो विद्यालय से होता है संकीर्ण अर्थ में। तो कुल मिलाकर के शिक्षा की कई परिभाषा विद्वानों ने दी है। शिक्षा की परिभाषा को देते हुए प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सभी सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह योग्य होता है। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और वही शिक्षा कहलाती है। स्पेंसर कहते हैं कि जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है। हर्बर्ट कहते हैं कि उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। शंकराचार्य कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्तये, उपनिषदों में कहा गया कि शिक्षा वह है जिसका परिणाम मुक्ति है। ठीक है, यानी कि जो मैंने बताया था ना कि सा विद्या या विमुक्तये, ठीक, तो ये शंकराचार्य की ही मतलब इसी का ये वो है, मतलब शिक्षा वह है जिसका मुक्ति, इसका हिंदी रूपांतरण है। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, जो अंतर्निहित पूर्णता होती है उसी की अभिव्यक्ति कर लेना ही शिक्षा कहलाती है। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित जो सर्वोत्कृष्ट शक्तियाँ होती हैं उन्हीं के विकास से, उन्हीं के सर्वांगीण प्रकटीकरण से होता है। ये हो गई शिक्षा के बारे में कुछ बातें, इसकी परिभाषा। शिक्षा के विषय क्षेत्र की बात की तो शिक्षा के कई सारे विषय क्षेत्र हैं, जैसे कि शिक्षा दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, तुलनात्मक शिक्षा, शिक्षा का विकास, शिक्षा की समस्याएं, प्रशासन और पर्यवेक्षण, नियोजन और वित्त, शिक्षा में अनुसंधान, शिक्षा तकनीकी, शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन, इसके अलावा शैक्षिक निर्देशन, परामर्श,
निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा, भविष्योन्मुख शिक्षा, ये तमाम प्रकार की शिक्षा के जो है क्या हैं, ये सब शिक्षा के क्षेत्र हैं। तो आपसे शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र पूछे तो आप आसानी से उसके बारे में बता पाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट है शिक्षा के अभिकरण या साधन। शिक्षा के अभिकरण या साधन की अगर बात की जाए तो शिक्षा के कई साधन हैं, आप सभी को पता होगा। शिक्षा के साधन कैसे, कौन कौन से साधन, चूँकि शिक्षा के कई सारे साधन होते हैं, आप सभी को पता होगा। शिक्षा के विभिन्न साधन में जैसे कि नाम आता है औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, ये सब साधन होते हैं। वैसे बताऊं, शिक्षा को 3 रूपों में हम समझ सकते हैं। तो शिक्षा का औपचारिक यानी कि साविधिक उपकरण यानी फॉर्मल एजेंसी जो होती है उसके द्वारा, एक होता है शिक्षा का अनौपचारिक यानी अविधिक उपकरण यानी इनफॉर्मल एजेंसीज, एक होता है शिक्षा का नौपचारिक अभिकरण यानी नॉन फॉर्मल एजेंसी। ये 3 प्रकार की शिक्षा होती है, यानी कि 3 प्रकार का इसके अभिकरणों को हम बांट सकते हैं। शिक्षा के अभिकरण की परिभाषा की बात की तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न में अनेक छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें शिक्षा के साधन या उपकरण कहते हैं। डॉक्टर सुबोध अदावल ने परिभाषा दी है। डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों, संस्थाओं, शक्तियों, साधनों तथा व्यवस्था के केंद्रों द्वारा उनकी ओर से शिक्षा दी जाती है उन्हें शिक्षा का केंद्र या उपकरण कहते हैं। बी.डी. भाटिया कहते हैं कि समाज में शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया जाता है, इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहते हैं। तो शिक्षा का साधन यही होता है जिसके माध्यम से हम शिक्षा हमारे अंदर विकसित होती है वो चीज़ें। तो ये 3 प्रकार के साधन होते हैं, एक औपचारिक साधन, एक अनौपचारिक और एक नौपचारिक साधन। जो औपचारिक साधन होता है शिक्षा का, उसके अंतर्गत जैसे विद्यालय हो गया, ये औपचारिक साधन है, कानूनी साधन है। पुस्तकालय हो गया, वाचनालय हो गया, व्यायामशाला, तो ये सब शिक्षा के औपचारिक साधन है जहाँ से हमको शिक्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो अनौपचारिक साधन होता है शिक्षा का, उसके अंतर्गत जैसे परिवार के द्वारा हमको शिक्षा मिले तो अनौपचारिक शिक्षा है, समुदाय के द्वारा मिले अनौपचारिक शिक्षा, राज्य के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा, जनसंचार के साधनों के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा, और नाटकों के द्वारा हमको कोई शिक्षा मिले तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा हो गई। एक होता है नौपचारिक शिक्षा के साधन। नौपचारिक शिक्षा के साधनों में कई सारे, जैसे कि आप प्रेस से यानी कि समाचार पत्रों से कुछ सीखें, प्रेस से सीखें, रेडियो से आप कुछ सीख लें, सिनेमा से कुछ सीख लें, टीवी वगैरह देखकर कुछ सीख ले, और इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों से सीख ले, पत्राचार शिक्षा केंद्रों से सीख ले, समाज कल्याण केंद्रों से सीख ले। तो ये सब शिक्षा का नौपचारिक साधन है। आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ये भी एक शिक्षा का क्या है, नौपचारिक साधन ही मान सकते हो, या फिर एक प्रकार से अनौपचारिक साधन भी इसको मान सकते हो, दोनों मान सकते हो। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो ये हो गए शिक्षा के आपके कई सारे साधन या उपकरण जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। ओके, क्लियर हो गई बातें। अगला आपका पॉइंट है, अगला जो आपका पॉइंट मतलब क्या समझ रहे हैं, अगला जो आपका है जो है टॉपिक वो है मूल्य और शिक्षा। मूल्य और शिक्षा की अगर बात की जाए तो चूंकि आप सभी पता होगा कि सामाजिक जो मूल्य होते हैं यानी जो सोशल वैल्यूज़ होती है, उन सोशल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं पे जानने के लिए बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना शिक्षा के सोशल वैल्यूज़ व्यक्ति नहीं जान सकता सोशल वैल्यू के बारे में। तो खास करके जब आप देखिएगा मूल्य जो होता है उसके बारे में मनुष्य के जीवन का प्रति दृष्टिकोण ही क्या होता है, मूल्य होता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो होता है मनुष्य का, वही मूल्य होता है। तमाम सारे दार्शनिकों ने बताया, धर्मावलंबियों ने बताया कि नैतिक मूल्यों को ही धर्म माना गया है। मानव शास्त्रियों ने बताया कि संस्कृति और मूल्य अभिन्न है और कोई भी संस्कृति अपने मूल्यों को से ही पहचानी जाती है। ये हो गए एक प्रकार से शिक्षा की परिभाषा, खास करके मतलब कि शिक्षा में जो मूल्य होते हैं उनकी परिभाषा। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि मूल्य समाज के द्वारा निर्धारित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा आभ्यंतरीकरण किया जाता है, तो और जो आत्मनिष्ठ अधिगम, मान और आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि मूल्य में आप देखते हैं नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, के तमाम प्रकार के गुण होते हैं। समाज निर्माता जो होते हैं वो इसको अपनाते हैं और इसका विकास करते हैं और सभी पर लागू करते हैं। यानी समाज का यह मूल्य है कि भाई इस समाज में चोरी करना एक प्रकार से नहीं चाहिए, चोरी करना गलत बात है, किसी में चोरी करना की कोई दिक्कत नहीं। इस समाज में ऐसा ये मूल्य है, ये नियम है कि भाई ऐसा ही कार्य होना है, ये मूल्य के खिलाफ है, सामाजिक मूल्य के खिलाफ है, तो ये चीज़। तो मूल्य को जानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के आप सभी को पता होगा
कि जो है मूल्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल्यों में एक तो आध्यात्मिक मूल्य है यानी कि स्पिरिचुअल जो वैल्यूज़ है, एक होता है लौकिक मूल्य यानी कि इम्पेरिकल मूल्य जो होते हैं यानी वैल्यूज़ होती हैं। तो आध्यात्मिक मूल्य और लौकिक मूल्य दो प्रकार के मूल्य होते हैं भारत में। आध्यात्मिक मूल्य का मतलब होता है कि मोक्ष यानी कि अर्थ और काम वही नैतिक माना जाए जो कि धर्म सम्मत हो। प्रश्न यहाँ पर यह है कि धर्म क्या है, तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से 10 लक्षण, जैसे कि धृति, क्षमा, जो है दमो अयस्यतेयम, शौचमिंद्रिया निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधे, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो है एक प्रकार से 10 लक्षण बताए गए हैं मुक्ति के, तो ये होता है। और जो लौकिक मूल्य है इसमें धर्म, अर्थ और काम आ जाता है, ठीक। और धर्म, अर्थ, काम जो होते हैं इन्हीं तीनों की प्राप्ति अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये चारों को मिलाकर के पुरुषार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को मिला लें तो जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के। तो इन्हीं पुरुषार्थों की पूरा करने के लिए आप धर्म सम्मत मार्ग पर स्वतंत्रता की बात को ध्यान में रखें, समानता को ध्यान में रखें, भ्रातृत्व को, निरपेक्षता, समाजवाद, न्याय, यही सब मूल्य हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी चीज़ों को सीखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें शैक्षिक मूल्यों में भी आप देखते हैं, जैसे कि खास करके शैक्षिक मूल्यों में जैसे एक तात्कालिक रूप होता है इसका, एक विवेकपूर्ण इच्छाओं से संबंधित मूल्य है, जैसे साधारणात्मक मूल्य, स्वाभाविक मूल्य हो गए, एक सौंदर्यात्मक मूल्य है। तो मूल्य एक प्रकार शिक्षा के बारे में भी, यानी शिक्षा के द्वारा ही मूल्यों का विकास होता है, ताकि व्यक्ति या बच्चा जो होता है वो अपने नैतिक कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को समझ पाता है, अपने सामाजिक मापदंडों को समझ पाता है मूल्यों के हिसाब से। और मूल्य का निर्धारण कब होता है, जब शिक्षा व्यक्ति के पास होगी तभी होगा, मूल्य आगे तभी बढ़ सकेगा। तो शिक्षा और मूल्य ये हो गया। इसके अलावा अगला है राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। राष्ट्रीय एकता के रूप में शिक्षा, अगर आप शिक्षित नहीं है तो राष्ट्रीय एकता की बात ही नहीं कर सकते हैं। ओके, जननी जन्मभूमि शिक्षा स्वर्गादयपि गरी, ऐसी आपको पता होगा, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये चीज़ें तभी आप जान पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे। और बिना पढ़ा नर पशु कहा, ये बात भी कही गई है। यानी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जो है, पढ़ना लिखना का मतलब ये नहीं कि केवल स्कूली ज्ञान है, ऐसा नहीं है। आप ज्ञान करें, चाहे घरे बैठ के कुछ जानकारी हासिल की हो, चाहे आप इस विद्यालय जा करके किसी प्रकार की थोड़ा बहुत अगर जानकारी है तो आप राष्ट्रीय एकता पर बल देंगे। ओके, राष्ट्रीय एकता की बात की जाए तो जैसे कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन, सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिक की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना, इन सभी का विकास किया जाता है। और ये सब विकास तभी हो पाएगा मनुष्य के अंदर जब वह पढ़ा लिखा होगा। तो यानी इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे भारतीय समाज में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तमाम सारे जो है तत्व आ गए, जैसे कि जातिवाद हो गया, ठीक है। जीएस घुरिया कहते हैं कि यह जाति प्रेम की भावना ही है जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। जातिवाद एक प्रकार से बढ़ रहा है, कास्टिज्म जिसको कहते हैं। दूसरा है सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो है एक प्रकार से हिंदू और मुस्लिम में आए दिनों सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। भारतवर्ष में 2 बड़े संप्रदाय हैं, तो इससे क्या होता है, जन धन की हानि होती है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आज एकता की मुख्य समस्या मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच उपयुक्त संबंधों की स्थापना की है, ठीक। मुस्लिम लोग सोचते हैं कि हमारी कट्टरता बनी रहे, वो लोग बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से मुस्लिमों की संख्या में बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। हिंदू लोग सोच रहे हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो इस प्रकार से दोनों के मूल्यों में टकराव होता है, दोनों लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं आए दिनों। और इसमें मजा कौन लेता है, राजनीतिक जो लोग होते हैं, जो राजनीति के लोग होते हैं, वो लोग थोड़ा सा इसमें चिंगारी लगाते हैं, थोड़ा सा इनको हुलकारेंगे, थोड़ा सा उनको हुलकारेंगे, बस दोनों लड़ाई के और प्लस में फिर क्या करिए, फिर अपना मज़ा ले हैं जाके। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सब एक रणनीति होती है। और आजकल सांप्रदायिकता एक प्रकार से बड़े स्तर पर भारत समाज में व्याप्त हो रही, धीरे धीरे बढ़ ही रही है। इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीयता और प्रांतीयता, ये यानी कि जो क्षेत्रीयता होती है, क्षेत्रवाद की भावना, कि कोई व्यक्ति सोच रहा कि हमारा क्षेत्र ही आगे बढ़े, मतलब एक क्षेत्र, मतलब देश के ध्यान में नहीं रखा था, क्षेत्र को ध्यान में रखते हैं, इसी दिक्कत की बात होती है। तो क्षेत्रवाद की भावना भी है, ठीक। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो है भाषा संबंधी विरोध हो रहे हैं, हिंदी भाषा को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। अपने पूरे भारत देश की कोई भाषा अभी तक है नहीं, यानी भारत देश की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, केवल राज्य भाषा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक प्रकार से हिंदी अंग्रेजी में भी आज हो रहा है। तो ये कई प्रकार की चीज़ें हैं, ये सब राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न करिए। अगर हिंदी भाषा नहीं, एक भाषा एक देश की हो जाए तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा
कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, ये सब सभी तमाम प्रकार के तनाव उत्पन्न कर देते हैं और ये सब गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है भाषा को लेकर के कि हिंदी भाषा को नहीं ये सब उतर आते हैं। वैसे हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दयनीय सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति हो चुकी है। कुछ समाज जो के लोग जो है बहुत पिछड़े हैं, कुछ समाज के लोग बहुत अग्रणी हैं, ये दिक्कत की बात है। आर्थिक असमानता कोनो कोनो बहुत धनी हो गया है भारत में और कोनो बहुत गरीब हो चुका है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, गरीबी और अमीरी का जो फासला है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। राजनीतिक दल जो बने हुए प्रजातंत्र में, ये अपना एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक दलों का गठन जो है संकीर्ण और क्षुद्र स्वार्थों के लिए किया गया है। आप ये देखिएगा जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रीयता इसके आधार पर बनाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, ठीक है, क्षेत्र के नाम पर वोट मांगते हैं, काम के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं और इसी घर से जो है लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, दोनों को उकसाते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, नेता लोग तो आपस में बैठ करके शाम को पार्टी करते हैं, चाहे वो किसी मतलब कि इस पार्टी के नेता उस पार्टी के नेता आपस में मिले होते हैं, लेकिन क्या होते हैं जनता लोग जो चौराहे जो बैठते हैं झगड़ा कर लेते हैं, मार कर लेते हैं राजनीति में कि नहीं भाजपा सबसे नीक, तो कहे नहीं सपा नीक है, तो कोनो आए अरे ये सब दोनों बेकार हैं, जो है बसपा नीक है, तो कोनो आएगा अरे बसपा तो छोड़ो पीस पार्टी सबसे नीक है। इस प्रकार से क्या होगा, कोनो कहे नहीं ओबीसी वाली पार्टी बहुत नीक है। इस प्रकार से क्या होगा, आप चाय दुकानी बैठो कभी चौराहा जाके और राजनीति उस समय चल यानी कि कोई चुनाव चल रहा हो आपके इधर, देखो कितना बहस होती है, बारात रात में भी खूब बहस होगी। कहा हो भैया ऐसे पहुँचे हमारे सबके यहाँ, कहा है यहाँ पे अयोध्या में, मतलब गोंडा में मैं तो रहता हूँ, तो कहीं पर जैसे शादी वादी में बारात वारात में जाती हैं तो कहें का हो भैया तोहरे यहाँ क्या माहौल चलता है, क्या क्या माहौल है, के जीते के जीतत है तोहरे यहाँ, क्या क्या जिताया हो, ऐसे पहिए कहीं क्या क्या जिताया भैया, तो कहें अच्छा क्या क्या जिताया, अरे फलाने जीतत है हमारे यहाँ से, अच्छा तो बताएं हमारे यहाँ से है हाल है। तो बस ये बात छिड़ गई धीरे धीरे, अब पहचाना नहीं है कि वही के हुए ये के हुए, लेकिन अब हो ही गए शुरू, कहूँ यार बात सुने हैं थोड़ा बहुत बात वही पर लेके चर्चा हो ही गए खूब। अब बस इसी प्रकार से क्या होता है, बस चर्चा में अब धीरे धीरे क्या होता है, अभी को इसी में दो तीन लोग ऐसे आ जाएंगे जो दूसरी पार्टी वाले होंगे तो बतवाने लगेंगे, फिर क्या होगा उसी में होगी हुड़कंप, खूब मार धाड़ होता है, फिर ये सब चीज़ें। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी फैल रहा, तो ये सब क्या हो रहे हैं, राष्ट्रीयता के मार्ग में खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके कारण से क्या होता है, संकुचित राष्ट्रीयता के कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। जो है संकुचित भावना का विकास होता है जिसमें व्यक्ति केवल अपने ही राष्ट्र के विषय में सोचने और काम जो है करने लगता है और कहीं न कहीं पे संकुचित भाव से अहंकार की उत्पत्ति होती है। लोग अपने आप को ही बढ़ना मतलब कि आगे देखते हैं, दूसरों को नहीं। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से क्या होता है, शिक्षा के द्वारा ही इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। यानी आज राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करने वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोग एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसमें अगर उनको समझाना है उनको अच्छे तरीके से, तो उनको शिक्षित होना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति आप देखिएगा वो जल्दी झगड़ा नहीं करते हैं, वो एक प्रकार से कानूनी दांव पेच खेलते हैं। शिक्षित व्यक्ति जल्दी झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है, गांव में अगर आप पढ़े लिखे नहीं बेचारे, तो उनमें क्या होता है कि अब पढ़े लिखे भी हो, अगर गांव में आप आकर के रह लोगे, 2-3 महीना आप गांव में जाकर के रह लो, तो गांव में इतनी राजनीति, इतनी परपंचायत होती है कि मतलब कि आप कितना ही पढ़े लिखे हो, कुछ उससे मतलब नहीं होता है। बस गांव में क्या है, आप कितना भी कुछ भी करो, लेकिन वो गांव की जो मापदंड है, जो मूल्य है, अगर उसके खिलाफ भी थोड़ा सा अगर आप चले गए तो फिर दिक्कत की बात है। ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो मानसिकता ही वैसी बन जाती है कि बस गांव वगैरह की मानसिकता क्या है, अरे बस यह का जो कोनो मेरे से कोनो मार ले जात तो मज़ा आई जात, कोनो दुश्मन है केहू के, या इसी प्रकार से ये मतलब संकीर्ण मानसिकता, छोटी छोटी विचारधारा उसी पर, चूंकि वही देख रहे हैं वही सुन रहे हैं, तो उसी प्रकार की दिमाग थोड़ा सा बन जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि मतलब कि यह कई दुकनिया यो ना चलत हमार चले लागे तो ज़्यादा ठीक रहा, या यह कि इस प्रकार की विचारधारा, चूँकि जो व्यक्ति जिस सेक्टर में रहेगा उसी सेक्टर के बारे में सोचेगा। तो कहीं ना कहीं पे जितना दिमाग गांव वाले लगाते हैं कि हमार खेतिया नाई हुआ थी, वाकई खेतिया कैसे लाह की गई, अगर एक भगवान पाथर पड़ जात तो तमको एक बार नष्ट हो जात, मज़ा आई जात, इस प्रकार के लोग सोचते हैं। मैंने सुना भी, मैं देखा गांव का मैं रहा हूँ, मैंने खूब किसानी खूब खेती जो है मैंने किया है, कोई दो राय नहीं। मैंने खूब मेहनत भी करी है अपने जीवन में, खूब मेहनती रहा हूँ, अभी भी मेहनत करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
तो एक प्रकार से गांव का पूरा माहौल, गांव में जितना चीज़ें होती हैं खूब जानता हूँ, एकदम से एक एक कण से वाकिफ हूँ। ठीक है। शुरुआत में हम लोग छोटे थे, तम्बाकू वम्बाकू हमारे घर पे बोई जाती थी, तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से जो है इन्वॉल्व रहा जाता था, तो तमाम प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ है। तो कुल मिलाकर के मानसिकता, अगर आप पढ़े लिखेंगे खूब अच्छे स्तर पर, तो आपको बाहरी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो फिर आप अच्छे तरीके से विचारधारा उत्पन्न होगी, तब आप जान सकेंगे। अब जब उसी में रह रहे हैं और बाहर निकले नहीं, तो फिर बाहरी दुनिया क्या पता भाई, वही चीज़ तो पता है जो हम रह रहे हैं। ये चीज़ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर भूल चूक से कुछ जो है त्रुटि रह गई है, तो उसके लिए क्षमा चाहिएगा, मतलब क्षमा चाहेंगे हम, चूँकि आप लोगों के लिए जो कुछ मैंने आपके बीच बीच में उदाहरण दिए हैं, अगर कोई गांव से है और सोच रहा होगा कि सर जी गांव की बुराई करें, नहीं, मैं गांव में ही हूँ, गांव में ही रहता हूँ। ठीक है। बीच बीच में शहर जाता रहता हूँ, बाकी कुछ की बाकी मैं गांव से हूँ प्रॉपर तरीके से, तो मैं गांव का ही मेन हूँ। लेकिन क्या होता है कि गांव में ऐसी मानसिकता आप लोग भी देखते होंगे, मिलती होंगी, तो अगर कोई मेरे विचारों से रुष्ट हो जा रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहूँगा। ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और आप, एक बात मैं बता रहा हूँ कि आप मॉडल पेपर जो 2022 की वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा आपकी परीक्षा के लिए, और महासंग्राम वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।